नमस्कार। चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं, पर इस बार हम भारत को उसके अपने ग्रंथों से नहीं बल्कि उन लोगों की नज़रों से देखेंगे जो बाहर से यहाँ आए थे। सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की जो हमारी समझ बनी, वो दरअसल उन लोगों के लिखे हुए अनुभवों से आई जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा और सच कहूँ तो काफ़ी खतरनाक सफ़र तय किया था। ये जो ट्रैवलॉग्स है ना, ये हमें गुजरे हुए कल में झांकने का एक बहुत ही दिलचस्प मौका देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लेखकों ने उन छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों पर ध्यान दिया जिन्हें शायद यहाँ के लेखक बहुत ही आम समझकर लिखना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन इन विवरणों में एक बहुत बड़ी कमी है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि महिलाएं भी यात्राएं करती थीं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, क्या सोचा, वो लगभग मौजूद ही नहीं है। इतिहास में उनकी आवाज़ जैसे कहीं खामोश हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अधूरे लेकिन फिर भी बहुत कीमती विवरणों से उस दौर की एक पूरी तस्वीर कैसे बना सकते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए 11वीं से 17वीं सदी के बीच भारत आए 3 मशहूर यात्रियों की कहानियों में उतरते हैं। हमारे पहले यात्री हैं अल बेरूनी। वो उज़्बेकिस्तान से थे और 11वीं सदी में भारत आए, पर वो एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक बंदी के तौर पर यहाँ पहुंचे थे। दूसरों से बिल्कुल अलग अल बेरूनी का मकसद घूमना फिरना नहीं, बल्कि भारत को उसके किताबों, उसके ग्रंथों के जरिए समझना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उनके सामने कई मुश्किलें आ खड़ी हुईं। उन्होंने 3 बड़ी रुकावटें महसूस कीं। पहली और सबसे बड़ी थी भाषा की दीवार। संस्कृत उन्हें बहुत जटिल लगी। दूसरी रुकावट थी धर्म और रीति रिवाजों का फर्क, और तीसरी थी, जैसा उन्होंने महसूस किया, यहाँ के लोगों का अपने आप में ही मगन रहना। यहाँ के समाज को समझने के लिए मैंने इनके पवित्र ग्रंथ पढ़े। उनमें लिखा है कि समाज 4 जातियों में बटा है और हर एक जाति बनाने वाले देवता ब्राह्मण के शरीर के किसी हिस्से से पैदा हुई है। अल बेरूनी ने जो कुछ भी लिखा वो पूरी तरह से ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथों पर आधारित था। इससे हमें समाज की एक किताबी और शायद थोड़ी आदर्शवादी तस्वीर मिलती है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन लोगों का क्या जो इस व्यवस्था से बाहर थे, उनकी जिंदगी कैसी रही होगी। चलिए अब जरा 300 साल आगे चलते हैं, 14वीं शताब्दी में। यहां हमारी मुलाकात एक बिल्कुल अलग तरह के यात्री से होती है, इब्न बतूता। ये मोरक्को के एक एडवेंचरर थे जिन्हें किताबों से ज्यादा अपने तजुर्बे पर यकीन था। बस 22 साल का था मैं जब घर से निकल पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे कोई परिंदा अपना घोंसला छोड़ता है। मेरे अंदर एक ही जुनून था, इस दुनिया को अपनी आंखों से देखने का। और क्या कमाल की दुनिया देखी उन्होंने। उनका सफर हमेशा खतरों से भरा रहा। दिल्ली आते हुए तो डाकुओं ने उनके कारवां पर हमला भी कर दिया था, जिसमें उनके कई साथी मारे गए। नारियल का फल तो बिल्कुल इंसान के सिर जैसा लगता है। उसमें 2 आंखें और एक मुंह भी है, और छिलके के रेशे तो एकदम बालों जैसे दिखते हैं। इसी से रस्सी बनाकर ये लोग अपने जहाजों को सिलते हैं। भारत के चहल पहल वाले शहर उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने दिल्ली के बारे में लिखा कि ये एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ की गलियाँ हमेशा लोगों से भरी रहती हैं और बाजार तो मानो सामाजिक और कारोबारी जिंदगी के धड़कते हुए दिल थे। और यहाँ की जो पोस्टल सर्विस थी, उसकी रफ्तार देखकर तो वो दंग ही रह गए। उन्होंने लिखा कि जिस सफ़र को तय करने में आम लोगों को 50 दिन लगते थे, जासूसों की खबरें उसी रास्ते से सुल्तान तक सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थीं। अब एक और लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा 1600 के दशक में। इस बार एक ऐसा यात्री आया जिसका मकसद बिल्कुल ही अलग था। फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए एक डॉक्टर और फिलोसोफर थे। बर्नियर सिर्फ भारत को देख नहीं रहे थे, वो उसकी तुलना कर रहे थे, उस पर एक फैसला सुना रहे थे। उनका एक ही मकसद था, मुगल भारत और यूरोप को आमने सामने रखकर तौलना, ताकि उनके लिखे हुए से फ्रांस के बड़े लोग प्रभावित हों। उनका पूरा नजरिया ही 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ यूरोप था, विकसित और बेहतर। दूसरी तरफ भारत था, ठहरा हुआ और पिछड़ा। उनके लिए इस फर्क की सबसे बड़ी वजह थी जमीन की मिल्कियत, मतलब जमीन का असली मालिक कौन है। यहाँ सारी जमीन का मालिक बादशाह है, इसलिए किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जमींदारों के पास जमीन को बेहतर बनाने की कोई वजह ही नहीं है, और इसी वजह से ये देश, इसके गांव और इसके किसान सब बर्बादी की कगार पर हैं। उनका ये एक विचार कि निजी संपत्ति न होना ही भारत के पिछड़ेपन की जड़ है, यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ।
और इसी सोच ने पूरब की एक ऐसी तस्वीर बनाई जो सदियों तक लोगों के दिमाग में बसी रही। एक ऐसी दुनिया जो कभी बदलती नहीं और हमेशा अविकसित ही रहती है। तो हमारे सामने 3 लोग हैं, एक विद्वान, एक एडवेंचरर और एक आलोचक। 3 अलग-अलग सदियां, 3 अलग-अलग इंसान और भारत को देखने के 3 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए। हर यात्री ने भारत को अपने खास चश्मे से देखा। उनके देखने का तरीका इस बात पर निर्भर करता था कि वो यहाँ क्यों आए थे, वो खुद कहाँ से थे और वो ये सब लिख किसके लिए रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इनके लिखे हुए विवरण बहुत कीमती हैं। इन्होंने उस इतिहास को एक आवाज दी है जो शायद हमेशा के लिए गुम हो जाता। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अगर हम सिर्फ इन्हीं की सुनते रहे तो खतरा ये है कि हम एक ही नजरिए को पूरी सच्चाई मान बैठेंगे। और सबसे गहरी खामोशी है उन लाखों औरतों की। मध्यकालीन भारत में उनकी यात्राएं, उनके अनुभव, उनके देखे हुए मंजर, सब कुछ बिना लिखे, बिना कहे रह गए। और ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम उनकी नज़रों से देखते तो ये दुनिया कैसी दिखाई देती।